हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम अर्थात साम्यावस्था के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर डिस्कस किया है, हमने उसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंतर्गत उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनको कि हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनको हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं को डिस्कस किया है और हमने उनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए हैं। इस सेकंड वीडियो लेक्चर में हम ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन को अंग्रेजी में थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं और ऊष्मीय वियोजन को अंग्रेजी में थर्मल डिसोसिएशन कहते हैं। ये वह रिएक्शंस होती हैं जो कि किसी अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट को गर्म करने पर आगे की ओर या फिर पीछे की ओर होती हैं। जैसे कि आप सामने ऊष्मीय अपघटन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें ताप के प्रभाव से अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है ऊष्मीय अपघटन कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात ये केवल अग्र दिशा में ही होती है। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करेंगे तो वहां पर पोटेशियम क्लोरेट का निर्माण नहीं होगा। एक बार जब अभिकारकों से उत्पाद बन जाते हैं तो पुनः उत्पादों से अभिकारक नहीं बनते। यहाँ पर हमने एक रिएक्शन और डिस्कस की है, 2FeSO4 = Fe2O3 + SO2 + SO3। यहाँ पर जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। नीचे लिखा भी है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं उत्पादों से अभिकारक नहीं देती, अर्थात ये बैकवर्ड डायरेक्शन में या पश्चिम दिशा में नहीं होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाओं में हमने ये सीखा कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जो ताप के प्रभाव में अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है, अर्थात रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट पुनः रिएक्टेंट में अर्थात अभिकारकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट ऊष्मीय वियोजन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें ताप के प्रभाव से अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाते हैं ऊष्मीय वियोजन या फिर थर्मल डिसोसिएशन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने तीन एग्जाम्पल ले रखे हैं। PCl5 को जब हम गर्म करते हैं तो वह PCl3 में और Cl2 में चेंज हो जाता है। ये एक उत्क्रमणीय रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये अभिक्रिया अग्र दिशा के साथ साथ पश्चिम दिशा में भी होगी, अर्थात PCl3 गर्म करने पर PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा और यहाँ पर PCl3 और Cl2 आपस में अभिक्रिया करके हमको PCl5 भी दे सकते हैं। ऐसा ही हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को गर्म करके अमोनिया और HCl प्राप्त करते हैं और जब अमोनिया और HCl आपस में अभिक्रिया करती हैं तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जो कि अग्र दिशा के साथ साथ पश्चिम दिशा में भी होती हैं, अर्थात ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो दोनों ही रिएक्शंस ऊष्मीय अपघटन और ऊष्मीय वियोजन में जो मेन डिफरेंस है वह आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। यदि वह एक बार अग्र दिशा में हो जाती हैं तो फिर वह पश्चिम दिशा में विस्थापित नहीं होती हैं। इसका कारण ये है कि अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पादों में चेंज हो जाता है और उत्पादों से अभिकारक हमको प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि अभिकारक गर्म करने पर उत्पादों में चेंज हो जाता है और उत्पादों से पुनः अभिकारक बन जाता है, अर्थात ये अग्र दिशा के साथ साथ पश्चिम दिशा में भी हो सकती हैं। तो दोनों की डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और ज़्यादा कुछ इनके बारे में समझने का नहीं है, केवल इनकी डेफिनेशन आप याद करके पेपर में आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सक्रिय द्रव्यमान है। तो सक्रिय द्रव्यमान को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं और उस पैसे में से केवल कुछ हिस्सा ही आप खर्च कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आप पैसे खर्च कर सकते हैं वही आपके पास पैसों का सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास है। एक्टिव मास की डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। किसी पदार्थ की मूल सांद्रता को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। लिखा भी है सक्रिय द्रव्यमान बराबर मूल सांद्रता, इसको हम मोलरता भी कहते हैं। और मोलरता की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ये इसका फॉर्मूला होता है। पदार्थ के मोलों की संख्या को हम पदार्थ का भार बटे पदार्थ के अणु भार से प्रदर्शित करते हैं बटे आयतन लीटर में। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम W/M सबके बटे में आयतन लीटर में, इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं।
तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। सक्रिय द्रव्यमान को हम मोल सांद्रता कहते हैं और इसका सूत्र जो है आप सामने W/M सबके बटे में आयतन लीटर में लिखा हुआ देख रहे हैं। इसकी जो इकाई होती है वह मोल प्रति लीटर होती है और सक्रिय द्रव्यमान को हम बड़ी ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे आप यहाँ पे सामने लिखा हुआ देख रहे हैं। यदि हमें हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान प्रदर्शित करना है तो हम उसको बड़ी ब्रैकेट में रख देंगे। इसका तात्पर्य है कि ये हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान है। सामने आप इन्वर्टेड कॉमास में सक्रिय द्रव्यमान की डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के 1 मोल यदि 1 लीटर विलयन में विलीन है तो वह पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। आप इसको अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लेंगे। यदि कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आपके सक्रिय द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट को और अधिक क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। 4 लीटर के फ्लास्क में अमोनिया के 17 ग्राम घुले हैं। अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयतन 4 लीटर दे रखा है और अमोनिया का भार दे रखा है, जिसको हम स्मॉल w कह देंगे, 17 ग्राम। अमोनिया का अणु भार हम गुणा कैलकुलेट करके ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 और 3 से गुणा कर दीजिए 17। तो NH3 का सक्रिय द्रव्यमान बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m अपॉन आयतन लीटर में। स्मॉल w की वैल्यू 17 अपॉन 17 बट अपॉन 4 1/4 मोल प्रति लीटर अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। किसी भी जिनके 500 ml में 15 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 8 ग्राम मेथेनॉल घुले हैं। एसिटिक अम्ल तथा मेथेनॉल का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसके 2 पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट में हम मेथेनॉल, जिसका सूत्र CH3OH है, का भार इसने दे रखा है जो कि 8 ग्राम है। और दूसरे वाले पार्ट में एसिटिक अम्ल जो कि 15 ग्राम है। ml बिलियन में घुले हुए हैं। बिलियन का आयतन 500 ml, इसको 1000 से भाग करके हम लीटर में चेंज कर लेंगे, जो कि 1/2 लीटर हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी उसी बिलियन में विलीन है। बिलियन का आयतन बराबर 500 ml बटे 1000 से भाग करके हमने इसको लीटर में चेंज कर लिया, 1/2 लीटर। एसिटिक एसिड CH3OH का अणु भार हम कैलकुलेट करके ज्ञात कर लेंगे। कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1 गुणा 3 परमाणु है, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1। इस प्रकार से इसका अणु भार 32 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम एसिटिक एसिड का अणु भार ज्ञात कर लेंगे। कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 1 गुणा 3 परमाणु हाइड्रोजन के, कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 16 प्लस 16 और हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60। यहां पर हम मेथेनॉल का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। स्मॉल w बटे m आयतन लीटर में। स्मॉल w यहाँ पर 8 ग्राम, अणुभार 32, आयतन 1/2। सॉल्व कर लेंगे, 1/4 बटे 1/2 पक्षांतर कर लेंगे, 2/4 यानी कि 1/2 मोल प्रति लीटर। तो हम कह सकते हैं कि मेथेनॉल का सक्रिय द्रव्यमान 1/2 मोल प्रति लीटर के बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर हम एसिटिक एसिड का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। स्मॉल w अपॉन
स्मॉल m आयतन लीटर में, स्मॉल w की वैल्यू 15, अणुभार 60, आयतन 1/2, सरल कर लेंगे इसको 1/4 और 1/2 पक्षांतर कर लेंगे 2/4 जो कि 1/2 के बराबर आ जाएगा मोल प्रति लीटर। तो हम कह सकते हैं कि मैथिल अल्कोहल का सक्रिय द्रव्यमान 1/2 मोल प्रति लीटर और एसिटिक एसिड का सक्रिय द्रव्यमान 1/2 मोल प्रति लीटर है। सिंपल सी न्यूमेरिकल है, इजी कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं। यदि कोई कठिनाई या परेशानी है तो आप उसको व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। अब जब हम अपने थर्ड वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर साम्यावस्था से संबंधित टॉपिक डिस्कस करेंगे।